रिबॉर्न ऑफ माई डेविल पिया। एपिसोड 27। प्रिया गुस्से में काशी की तरफ देखकर कहती है, आप में और उन औरतों में कोई फर्क नहीं है भाभी, जो औरतें अपने हाथ से अपना घर बर्बाद कर देती है, अपने सनम से नफरत में अपना घर बर्बाद कर दिया है। आपने अपना पति और अपना बच्चा खो दिया है। अगर थोड़ा सा दिमाग बाकी है ना आपके पास तो सोचो कि आपने इस नफरत की आग में क्या क्या खाया है। अरे आपने अपना पति, अपना घर, अपना परिवार, अपना बच्चा, सब कुछ अपने हाथों से उजाड़ दिया। किस लिए? क्योंकि आप सनम से नफरत करती थी। आज तो मुझे इस बात का भी डाउट हो रहा है कि मेरे साथ जो भी कुछ उसे घर में होता था वह सनम नहीं आप करती थी, है ना? काशी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ जाती है और उसकी मुस्कुराहट का मतलब पूरा परिवार और वहां खड़े सारे लोग समझ चुके थे कि जो कुछ भी प्रिया के साथ होता था वह सनम नहीं बल्कि काशी करती थी। ये देखकर अभियान अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है, फिर खोलना है। उसकी आंखें लाल खून की तरह हो रही थी, उसका चेहरा एकदम सर दर्द और भाभी हो गया था, उसके चेहरे पर नफरत झलक रही थी। अभियान की आवाज उसे माहौल में बहुत ठंडी और सरल तरीके से पूछता है। अभियान की इतनी भयंकर आवाज सुनकर सर घर कम जाता है। इस बार तो काशी के चेहरे पर भी डर की लकीरें दिखने लगते हैं। तभी मन ढेर सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। अभियान उन सब की तरफ इशारा करके कहता है, ले जाओ इस औरत को और इसे अपने टॉर्चर रूम में बंद कर रखो। इसका हिसाब तो मैं लौट कर करता हूँ, लेकिन अभी मेरा हॉस्पिटल जाना जरूरी है। मेरी बच्ची जिंदगी और मौत से झूल रही है। अभियान के कहते ही बॉडीगार्ड्स काशी को वहां से खींचते हुए ले जाते हैं। काशी चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, लेकिन अभियान पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता। अभिमन्यु, अभियान, प्रिया, सूरज, रेहान, वहां से सब लोग अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। जब वह लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर सनम को चेक करके बाहर आ रहे थे। डॉक्टर अभिमन्यु और अभियान के सामने खड़े होकर कहते हैं, देखिए मिस्टर सिंघानिया और मिस्टर रावत, हम आपको झूठी हो नहीं देंगे। मैसेज रावत के दिमाग पर बहुत गहरी चोट लगी है। अगर उन्हें होश भी जाता है तो हमें लगता है वह पूरी तरीके से अपनी याददाश्त हो चुकी होगी। वह कोरा कागज होंगे जिस पर आपको अपने रिश्तों के रंग भरने हैं। अभी तक तो उन्हें होश नहीं आया, लेकिन चांसेस हैं कि होश में आने के बाद वह सब कुछ भूल चुकी होगी। जैसे ही अभिमन्यु के कानों में यह बात जाती है, अभिमन्यु के कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सनम उसे भूल जाएगी। अभिमान अभिमन्यु के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहता है, उसकी जान बच जाए अभिमन्यु, वही हम सबके लिए बहुत है। रिश्ते तो हम फिर से उससे बना लेंगे, लेकिन अगर हमारी बच्ची को कुछ भी हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे। उसे औरत ने जो हमारी बच्ची के साथ किया है ना, उसके बाद अब तो मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। रेहान अभिमन्यु और अभिमान के पास आकर कहता है, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ गलत था और काशी भाभी ने जो किया वह तो बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन एक बार आपको पता करना होगा ना, इतना सब कुछ वह अकेले नहीं कर सकती। इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है जो भाभी को मारना चाहता है, क्योंकि एक औरत घर में रहती है तो उसे कैसे जानकारी इन सारी चीजों की। इसका मतलब तो यही है कि उनके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। अभिमन्यु रेहान की तरफ देखकर कहता है, मैं जानता हूँ जो तुम कह रहे हो वह सच है और मैंने ये सब कुछ पहले ही पता किया है, लेकिन मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ अभिमान की वजह से चुप था। अब जब अभिमान को सारी सच्चाई पता चल चुकी है तब ये लड़ाई आमने और सामने की होगी, क्योंकि अब मैं उन्हें बताऊंगा कि अभिमन्यु रावत से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अभिमन्यु, रेहान और अभिमान तीनों बाहर बेंच पर बैठे सनम के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। सुबह से शाम और शाम से रात, रात से फिर सुबह हो जाती है, लेकिन सनम को अभी तक होश नहीं आया था। अभिमन्यु, अभिमान की हालत खराब होती जा रही थी। एक की बीवी थी तो एक ही बहन, दोनों ही उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव थे। आज हम दोनों के होते हुए भी उसकी यह हालत थी। यही सोच सोचकर अभिमन्यु और अभिमान दोनों की हालत खराब थी। अभिमन्यु अभिमान और रेहान की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों घर जाओ, घर पर बाकी सबको प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि काशी ने ये सब कुछ अकेले नहीं किया है। तो अब हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन इस बार हमारी पहुंच से बाहर है और उसे अपनी पहुंच में लाने के लिए हमें खुद को थोड़ा लापरवाह दिखाना होगा, लेकिन उतना ही सतर्क भी रहना होगा। इसलिए तुम दोनों घर जाओ। अगर सनम को होश आता है तो मैं तुम दोनों को तुरंत कॉल करके बता दूंगा। अभिमान भी अभिमन्यु की बात समझता था, इसलिए वह तुरंत ही वहां से चला जाता है, क्योंकि उसका भी बच्चा अभी छोटा था। अभिमान और रेहान जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर में हो रहे शोर को सुनकर वह दोनों जल्दी से अंदर भागते हुए जाते हैं तो देखते हैं काशी ने बच्चों को उल्टा लटकाया हुआ था और वह छत पर खड़ी थी और बाकी सब उसे बच्चों को अपने पास रखने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान देखकर अभिमान का खून अंदर तक खोल जाता है। आज उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह एक लड़की के बारे में पता नहीं कर पाया था। अभिमान काशी की तरफ देखकर कहता है, बच्चों के ऊपर लोग काशी, वरना तुम जानती हो अगर मैं तुम्हारे करीब भी आ गया ना तो तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम दोबारा जन्म लेने से पहले भी 1000 बार सोचोगी। काशी मुस्कुराते हुए अभिमान की तरफ देखकर कहती है, ये तुम्हारा सपना है अभिमान सिंघानिया, क्योंकि काशी को कोई भी नहीं पढ़ सकता। आज तक तुम नहीं पकड़ पाए तो आप क्या, लेकिन ये बच्चा तो मारेगा, क्योंकि यह बच्चा मेरी आजादी में एक वादा है जैसे मैं दूर करना चाहती हूँ।
अभिमान काशी की तरफ देखकर कहता है, काशी बच्चों को दे दो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, हम में से कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही हम तुम्हें पकड़ने, लेकिन प्लीज बच्चों को ऊपर ले लो, क्योंकि अगर बच्चा गिर गया ना तो तुम जानती नहीं हो उसके साथ कितना बड़ा हो सकता है। काशी अभिमान की तरफ देखकर कहती है, एक शर्त पर मैं बच्चों को ऊपर लूंगी। अभिमान कहता है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। काशी रहती है, पहले शर्त सुन तो को उसके पास मंजूर करना। अभिमान फिर भी काशी की तरफ देखकर कहता है, नहीं मुझे मंजूर है। काशी अभिमान की तरफ डेविल स्माइल करके कहती है, अपने घुटनों पर बैठकर मेरे कदमों में अपनी नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगो, मुझे कल थप्पड़ मारने के लिए, उसके बाद मैं इस बच्चे को बचाने के बारे में सोचूंगी। जैसे ही सारे लोग काशी की बात सुनते हैं, सब लोग गहरे सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक औरत के अंदर इतना जहर और इतनी नफरत भी हो सकती है। अभिमान काशी की तरफ देखकर बोलता है, ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें बच्चे को लेकर नीचे आना पड़ेगा। काशी बच्चों को लेकर नीचे आ जाती है। अभिमान अपने घुटनों पर बैठकर जैसे ही अपनी नाक काशी के कदमों में रखने वाला होता है, तभी कोई एक झटके में बच्चों को काशी के हाथों से छीन लेता है। सब लोग हैरानी से दूसरी तरफ देखते हैं, जहां एक लड़की खड़ी थी, गोरा रंग, सफेद साड़ी पहने। उसके चेहरे की रंगत बता रही थी कि वह इस वक्त बहुत मुश्किल में थी, लेकिन उसने इतनी मुश्किल घड़ी में बच्चों को काशी से ले लिया था, यही बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही अभिमान देखा है बच्चा काशी के पास नहीं है, वह तुरंत बॉडीगार्ड्स को बुलाकर काशी को वहां से ले जाने के लिए बोल देता है और कहता है कि इस बार यह टॉर्चर रूम से बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना तुम सबकी जिंदगी हराम कर दूंगा मैं। अभिमान उसे लड़की के हाथों से अपने बच्चों को लेकर अपने सीने से लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू बह जाते हैं। सब लोग उसे लड़की की तरफ देखकर कहते हैं, शुक्रिया बेटा, आज आपने एक मासूम बच्चे की जान बचा ली। वह लड़की सबकी तरफ देखकर कहती है, कोई बात नहीं आंटी, मैं भी चल नहीं सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे को खतरे में देखकर अपने आप ही मेरे पैरों में जान आ गई। तभी उसे लड़की के पीछे खड़े तो बुजुर्ग लोग नम आंखों से अपनी बेटी को देख रहे थे। सब लोग उनकी तरफ देखते हैं तो वह दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरी बेटी पिछले 4 साल से व्हीलचेयर पर थी, आज पता नहीं कौन सा चमत्कार हुआ जो हम लोग गलती से आपके गार्डन में आ गए और यहाँ बच्चों को मुसीबत में देखकर मेरी बेटी ने हिम्मत की और वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सब लोग उन दोनों बुजुर्ग को वही कुर्सी पर बिठा देते हैं। वह अभिमान बच्चों को लेकर अंदर जा चुका था। सब लोग उन बुजुर्ग लोगों के पास बैठकर कहते हैं, यह आपकी बेटी है? वह दोनों कहते हैं, नहीं ये हमारी पोती है, लेकिन यह सफेद साड़ी में क्यों है? मेरी पोती का 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके पति की मौत हो गई और वह अपने पैरों से अपाहिज हो गई। उसके ससुराल वालों ने उसे पर बहुत अत्याचार किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब से हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया ही उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन आज उसे बच्चों की वजह से मेरी बेटी ने हिम्मत की और एक बार फिर वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सब लोगों को उसे लड़की की तरह देखकर बुरा लगता है, क्योंकि उसे लड़की की यह ज्यादा नहीं थी, यही कोई 25 के आसपास की थी। वह उसके चेहरे की मासूमियत उसे और भी ज्यादा मासूम बना रही थी, उसकी आंखों में जो नमी थी। क्योंकि अभियान बच्चों को वहां से लेकर चला गया था। बच्ची अपने दादा दादी की तरफ देखकर कहती है, दादा दादी मैं यही रहना चाहती हूँ, मुझे उसे बच्चों के साथ रहना है, वैसे भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ रहूंगी, तुम्हें नौकरी कर लूंगी, आप लोग आराम से गांव में जाकर रहना, मैं आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। सब लोगों को उसे लड़की पर दया आ जाती है और वह सब उसे लड़की को अपने पास रख लेते हैं और उसे लड़की के दादा दादी वहां से अपने गाँव के लिए चले जाते हैं। रेहान अपनी आदत से मजबूर उसे लड़की की तरफ देखकर कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है ब्यूटीफुल, तो तुम हो, नाम भी बता दो। तभी रेहान की नजर खुद को घूरती रितिका पर जाती है। रितिका को खुद की तरफ ऐसे देखा देखा रेहान चुपचाप अपने होठों पर उंगली रख लेता है। तभी वह लड़की रेहान की तरफ देखकर कहती है, हमारा नाम नियति है। दादी माँ उठकर नियति के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बहुत खूबसूरत नाम है तुम्हारा, लेकिन अपनी दादी मानो तो मेरा एक कहाँ मानोगी। नियति हमें अपनी गर्दन हिला देती है, तो आज से तुम ये सफेद साड़ी नहीं पहनी होगी, तुम भी बाकी सब की तरह सूट पहनना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और तुम यहाँ हमारी बेटी बनकर रहोगी, कोई नौकर बनकर नहीं। अगर तुम्हें बच्चे से लगाव है तो सिर्फ बच्चों की देखभाल करना। ओके। नियति खुश हो जाती है। सब लोग वहां से घर के अंदर चले जाते हैं। अभिमन्यु हॉस्पिटल में सनम का हाथ पकड़ कर बैठा हुआ था। वह सनम के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहता है, अब तो होश में आ जाओ जान, और कितना तड़पाओगी, 3 दिन हो गए तुम्हें इस हालत में देखते हुए, अब तो डर लगने लगा है कि अगर तुम्हें होश नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा। अभिमन्यु की आंख से एक आंसू का कतरा सनम के हाथ पर गिर जाता है। उसी के साथ सनम की उंगलियों में हरकत होना शुरू हो जाती है। ये देखकर अभिमन्यु बहुत खुश होता है और वह तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर सनम को चेक करके कहते हैं, इन्हें होश किसी भी वक्त आ सकता है।
अभिमन्यु डॉक्टर की बात सुनकर खुश हो जाता है। धीरे धीरे सनम अपनी आंखें खोलता है तो वह चारों तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी अनजान जगह पर हो। डॉक्टर उसके इस व्यवहार से थोड़ा परेशान होते हैं, फिर वह सनम से कुछ बात करते हैं। उसके बाद वह बाहर अभिमन्यु के साथ आकर कहते हैं, मिस्टर रावत, हमें जिस चीज का डर था वही हुआ। मैसेज रावत अपनी पूरी याददाश्त हो चुके हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। वह एक पूरा कागज है जिसे अब आपको लिखना है। कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, अब यह आपकी जिम्मेदारी है। अभिमन्यु अपनी आंखों की नमी को साफ करके अंदर जाता है और सनम के पास बैठकर कहता है, कैसी तबीयत है। अब सनम अपनी कमजोरी आवाज में अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, आप कौन हो। अभिमन्यु सनम के माथे पर अपने होठों को रखकर चूम लेता है और कहता है, तुम मेरी पत्नी हो और एक एक्सीडेंट में तुम्हारी याददाश्त चली गई है। आज ही तुम्हें होश आया है, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। सनम भी अभिमन्यु की बात मान लेती है क्योंकि उसे सच में कुछ याद नहीं था। अभिमन्यु फोन करके घर सबको बता देता है कि सनम को होश आ गया है और यह भी बता देता है कि सनम अपनी याददाश्त खो चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है, उसे हर एक रिश्ते को अच्छे से समझना होगा। पूरा परिवार सनम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है। वहीं इस वक्त नियति की गोदी में को छोटा सा मासूम सा बच्चा था। वह शायद नियति को ही अपनी माँ समझ रहा था, इसलिए वह नियति के पास ही ज्यादातर रहता था। कभी कभी अगर अभिमान उसे ले भी लेता तो वह रो रो कर घर भर देता था, लेकिन जाता वह नियति के पास ही था। पूरा परिवार सनम से मिलने अस्पताल आता है। सनम सबको अनजान नजरों से देख रही थी, ये देखकर सबको बहुत दुख हो रहा था। अभिमन्यु धीरे धीरे सबका परिचय सनम से करता है और बताता है कि यह सनम के भाई भाभी सब कोई पीछे खड़ी नहीं आती को देखकर सनम रहती है, ये बच्चा आपका है। भाई अभिमान हाँ कह देता है, इसका मतलब वह भाभी है मेरी। सब लोग हैरानी से नियति को देखते हैं। नियति खुद भी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके सनम को देख रही थी। वही अभिमान जैसे ही कहता है कि नहीं, तभी सनम अपना सर पकड़कर कहती है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी अभिमान कहता है, हाँ वह तुम्हारी भाभी है। सब अभियान को हैरानी से देखते हैं तो अभियान अपनी पलकें झपका कर सबको बाहर चलने का इशारा देता है। मृत्युंजय गुस्से में अपने दांत पीसते हुए रिद्धिमा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवोर्स पेपर्स बनवाने की। तुमसे किसने कहा था कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आती भूल जाओ कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। और मेरी एक बात कान खोल कर अपने इस भूसा भर दिमाग में बिठा लो, मृत्युंजय राणा कभी भी रिद्धिमा मृत्युंजय राणा को तलाक नहीं देगा। पहले ही मुझे याद नहीं, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, सबूत है मेरे पास इस बात के। और अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें कैद कर दूंगा, फिर भागती रहना वहां से। रिद्धिमा को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह मृत्युंजय की तरफ देखकर कहती है, जब आप किसी दूसरी लड़की के साथ रिश्ता रख सकते हैं तो मैं आपको तलाक क्यों नहीं दे सकती। जब आपको मेरा और अपना रिश्ता याद नहीं है तो आप किस हैसियत से कह सकते हैं कि मैं आपकी बीवी हूं। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आप जैसे आप किसी और लड़की के साथ अपना वक्त गुजार सकते हैं तो मैं भी किसी और लड़की के साथ अपना। अभी रिद्धिमा है ये कहा ही था कि मृत्युंजय अपने होठों को दिमाग के होठों पर रखकर काट लेता है और रिद्धिमा के होठों से खून बहने लगता है। मृत्युंजय अग्रेसिव होकर जो रिद्धिमा के होठों को काट रहा था, बल्कि वह भी रिद्धिमा को सजा दे रहा था, वह सब बोलने के लिए। मृत्युंजय पागल हो चुका था। रे धाम की बात सुनकर वह अपने दिमाग में भी यह ख्याल नहीं ला सकता था कि दिमाग किसी और आदमी के साथ अपना वक्त गुजर आएगी। मृत्युंजय के गुस्से और पागलपन को देखकर रिद्धिमा डर चुकी थी। अब वह कैसे भी करके यहाँ से जाना चाहती थी, जिसे मृत्युंजय अपना और गुस्सा रिद्धिमा के ऊपर ना निकले। वहीं मृत्युंजय किस करते हुए ही रिद्धिमा को पीछे लेते जा रहा था और कमरे के गेट को एक हाथ से खोलकर उसे कमरे के अंदर ले जाकर गेट को लॉक करके उसे बेड पर पटक देता है और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है, बहुत आजादी देता है मैंने तुम्हें, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया कि तुम किसी और लड़के के साथ अपना वक्त गुजर सकती हो। रिद्धिमा गुस्से में बेड पर से खड़ी होती है और मृत्युंजय के आगे जाकर खड़ी होकर कहती है, क्यों आपको गुस्सा आ गया मेरे बोलने से। मैं तो कल रात आपको देखा उसके साथ, तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको तो याद नहीं है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मुझे तो हमारी शादी का हर एक लम्हा याद है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। कल रात को वह लड़की आपसे चिपक कर सोई हुई थी और आप उसे लड़की को अपनी बाहों में भरे हुए थे, तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्या इस वक्त मैं आपको उसी के सामने मार दी या उसे आपके सामने ही विकसित कर कर अपने घर से निकाल देती, बता दीजिए, क्योंकि आइंदा से मैं याद रखूंगी। क्योंकि मृत्युंजय राणा का एक होती इतना बड़ा है कि वह हरकत दोबारा करेगा। क्यों सही बोला ना, मुझे कमजोर लड़की समझने की गलती मत करना और ये दादागिरी मेरे ऊपर मत दिखाना, क्योंकि मैं रिद्धिमा मृत्युंजय राणा हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। अगर गुस्से में मुझे हाथ भी लगाया ना तो आपका हाथ तोड़कर रख दूंगी मैं। इसीलिए अपना ये गुस्सा किसी और को जाकर दिखाया करो, मुझसे बकवास मत किया करो। अब हटो सामने से, मुझे मेरा काम करना है। मृत्युंजय को धक्का देकर रिद्धिमा साइड कर देती है और वहां से बाहर निकल जाती है। रिद्धिमा के कमरे से बाहर जाते ही मृत्युंजय के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी जंगली बिल्ली। अब आगे
मृत्युंजय अभी भी कमरे में खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। वही कमरा से बाहर किचन में काम करती रिद्धिमा अपने में ही बड़बड़ा रही थी। मुझे पता नहीं क्या समझते हैं, ऐसे उठा कर लगे थे, पता नहीं क्या करेंगे। अगर प्यार से कहते तो मैं कुछ भी करने को तैयार थी। अगर मुझसे ज्यादा गुस्सा दिखाया ना तो छूने नहीं दूंगी। खुद को याददाश्त चली गई, लेकिन अकड़ बिल्कुल नहीं गई है। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। किचन के गेट से पीठ टिकाकर खड़ा मृत्युंजय रिद्धिमा की सारी बातें सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक हंसी मुस्कान थी। वह रिद्धिमा के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके कान में धीरे से कहता है, खुद को तुम्हारा पति समझता हूँ और क्या समझूंगा। और हाँ, आज तुमने जो हरकत की है ना मेरे साथ, इसका पछतावा तुम्हें होगा जरूर। रिद्धिमा घूमकर मृत्युंजय की तरफ अपनी उंगली दिखाकर कहती है, डराने की कोशिश मत कीजिए, मुझे पहले डरती थी, मैं आपसे अब नहीं डरती समझे। एक तो खुद गलत काम करो, ऊपर से मुझे सुन रहे हैं। वैसे ही रिद्धिमा के कान में मृत्युंजय कहता है, और मैं क्या गलती की है आप जरा बताने का कष्ट करेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने कोई गलती नहीं की। रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मृत्युंजय को खुद से दूर करके कहती है, आप मर्दों की यही दिक्कत होती है। हम औरत अगर किसी से बात भी कर लेना तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। और कल रात आप खुद सोफे पर एक लड़की के साथ सो रहे, दफा भी मैंने आपसे सवाल नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मेरा मृत्युंजय होता तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। आपकी याददाश्त चुकी है आप पर, तो मैं अपना हैक भी नहीं जाता सकती। जैसे ही मृत्युंजय रिद्धिमा के आंसू साफ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, रिद्धिमा पीछे हटकर कहती है, जब आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, जब मैं आपके ऊपर एक बोझ हूँ, आपके लिए एक अनचाहा रिश्ता हूँ, तो प्लीज दूरी बनाकर रखिए मुझे, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन कोई मेरे कैरेक्टर पर, मेरे प्यार पर उंगली उठेगी, वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको लगता है ना कि मैं आपके लिए एक सही मैच नहीं हूँ, तो आप अपने लिए सही मैच ढूंढ लीजिए। रिद्धिमा की बात सुनकर मृत्युंजय धीरे से उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, वह लड़की सिर्फ मेरे पास बैठी थी कल, तब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, इतना रो रही हो, इतना शिकायत कर रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह अपनी जिंदगी में किसी और को दे दी तो तुम क्या करोगी? बर्दाश्त कर पाओगे मुझे किसी और के साथ? जब मेरी उससे शादी होगी, जब वह मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी, जब वह मेरी पत्नी होगी, तो मैं उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी बनाऊंगा, उसके साथ वह सब कुछ करूंगा जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। तुम्हें बर्दाश्त होगा? कल को वह मेरे बच्चे की मां बनेगी, तुम सहन कर पाओगे? रिद्धिमा इस तरह शिकायती नजरों से मृत्युंजय को देखकर कहती है, जब मैं जिंदा रहूंगी तभी ना शिकायत करूंगी, जब मैं जिंदा रहूंगी तभी ना आपको किसी और के साथ देखूंगी, मैं जिंदा रहूंगी तभी ना मैं आपके बच्चे देखूंगी उसके साथ। जिस दिन आपकी शादी होगी ना मृत्युंजय, उसी दिन ये रिद्धिमा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देगी, क्योंकि मैं वह महान औरत नहीं हूँ जो अपने पति को, अपने प्यार को किसी और के साथ बांट ले। जिस दिन आपकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत आए ना मृत्युंजय, वह दिन रिद्धिमा की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं मौका भी नहीं दूंगी आपको पछतावा करने का। रिद्धिमा के मरने की बात सुनकर मृत्युंजय एक झटके में रिद्धिमा को खुद से चिपक लेता है और कहता है, आज तो बोल दिया, यह आइंदा से बोल मत देना, वरना तुम जानती नहीं हो मुझे। रिद्धिमा इस तरह मृत्युंजय की आंखों में देखकर कहती है, बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको, और यह भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपकी याददाश्त कभी गई नहीं थी, क्योंकि मृत्युंजय राणा इतना कमजोर नहीं है कि एक छोटा मोटा एक्सीडेंट उससे उसकी याददाश्त छीन ले। लेकिन आपने जो यह नाटक किया था ना, वह अब आपके ऊपर ही भारी पड़ेगा। नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ इंडिया वापस, मैं यही रहूंगी, यही जाऊंगी। आपको जाना है तो आप शौक से चले जाओ। मृत्युंजय हैरानी भरी नजरों से रिद्धिमा के चेहरे को देख रहा था, क्योंकि आज तक कारण तक पता नहीं लग पाया था कि उसकी याददाश्त गई है कि नहीं, लेकिन इस लड़की ने पता कर लिया था कि उसकी याददाश्त नहीं गई है। वह हैरानी से रिद्धिमा की तरफ देख रही है तो रिद्धिमा कहती है, आपको आपसे ज्यादा जानती हूँ मैं, और उसी दिन समझ गई थी जिस दिन मैं क्लब में थी और वह लोग मुझे गंदी नजरों से देख रहे थे। अगर आपकी याददाश्त चली जाती ना, और जैसे आपने इंडिया में प्रेजेंट किया था कि मेरे जीने मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसे हालत में मुझे वहीं छोड़ देते, मुझसे पीछा छुड़ा लेते। लेकिन नहीं, आप मुझे घर लेकर आए, आप नशे की हालत में मेरा फायदा उठा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और मैं तभी समझ गई थी कि आपकी याददाश्त नहीं गई है, बल्कि आप नाटक कर रहे हो। आपका मेरे पीछे पीछे अमेरिका आना इस बात का सबूत था कि आपकी याददाश्त को कुछ नहीं हुआ। मैं उसे दिन जानबूझकर क्लब गई थी, और एक बात, मैंने उसे दिन कोई ड्रिंक नहीं किया था और ना ही किसी ने मुझे ड्रग्स दिया था, वह सब मैं खुद नाटक किया था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि सच में आपकी याददाश्त गई है या जो मैं सोच रही हूँ वह सच है। और देखी, मेरी सोच बिल्कुल सच साबित हुई। और दूसरा उदाहरण, ये डिवोर्स पेपर्स, जिसे देखकर आपका पर हाय हो गया। मैं भी आपकी बीवी हूँ मृत्युंजय, और मुझे भी पता है कि मेरे पति को कब किस चीज से परेशानी होती है, इसलिए अभी नाटक आपने क्यों किया, इसका जवाब मुझे दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से पिछले 1 महीने से मैं कितना परेशान हूँ, कितनी दुखी हूँ, कितना रोई हूँ, कितना तड़पी हूँ। मैं अपनी मांग में सिंदूर नहीं भर सकती थी, गले में मंगलसूत्र नहीं पहन सकती थी, क्योंकि आपने ऐसा। जवाब दीजिए मुझे मृत्युंजय, क्यों किया आपने ऐसा?
मृत्युंजय अपने एक हाथ को बढ़ाकर रिद्धिमा की कमर में डाल उसे खुद के करीब करके कहता है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर मुझे करने की कोशिश की थी और मैं चाहता था कि मेरी याददाश्त जाने की बात सुनकर बहुत पूरे इतना से अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दे, फिर मैं उसकी जिंदगी में ग्रहण करना शुरू कर दूंगा। लेकिन इन सब के लिए मुझे सबको ये यकीन दिलाना था कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, इसलिए मैंने वह सब किया। जितना तुम तड़पती हो ना उतना मैं भी तड़पा हूँ। उसे दिन जब तुम मलिक मेंशन से निकली थी, जानती हो मेरा दिल इतनी बुरी तरीके से धड़क रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांस मेरे शरीर से जुदा हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारी करीब नहीं रह सकता था। उसे रात तुमसे मैं घटिया बातें जो मैंने कही थी यहाँ तीर की तरह चुभती है मेरे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तुम्हें खुद से दूर इसलिए करना चाहता था कि अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सको। तुम्हारा घर से चले जाना तुम्हें क्या लगा, मैंने कुछ पता नहीं किया, मेरे पास तुम्हारी पाल पाल की खबर थी, मेरा हर आदमी तुम पर नजर बनाए था, तुम्हारे घर में काम कर रही सर्वेंट मेरी थी, तुम्हारी बिल्डिंग का गॉड मेरा आदमी था, तुम्हारे घर दूध देने वाला राशन रहने वाला सब मेरे आदमी थे, तुम मेरी नजरों के सामने थी, बस मैं तुम्हारे सामने नहीं था। रिद्धिमा रोते हुए मृत्युंजय के सीने से लग जाती है और कहती है, तो पता कि आपने ये सब किसने किया? हाँ पता चल गया है, लेकिन मैं उसे इंसान को कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यह उसकी पुरानी गलतफहमी है जिसे मैं दूर करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर डिसाइड करूंगा कि उसे क्या सजा देनी है या सजा नहीं देनी है। मृत्युंजय रिद्धिमा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके चेहरे को ऊपर करके कहता है, अभी डिवोर्स चाहिए तुम्हें मुझसे या अभी तुम्हें डाउट है कि मेरा परी के साथ कोई रिश्ता है? रिद्धिमा मृत्युंजय के सीने पर अपना सर रखकर रहती है, वह लड़की ठीक नहीं है मृत्युंजय, पता किया मैंने उसके बारे में, वह एक साथ कई लोगों को डाल रही है, सबसे पहला नाम करण का है। मृत्युंजय हैरानी से रिद्धिमा की तरफ देखा है तो रिदम रहती है, जैसे आपकी बहुत सारे सोर्स हैं वैसे ही मेरे भी हैं और मैंने पता किया और करण उसकी सारी सच्चाई जानता है, फिर भी वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा क्योंकि वह प्यार करता है उसे लड़की से, लेकिन वह लड़की प्यार के काबिल नहीं है, इसलिए आप करण से बात करके उसे लड़की को हमेशा हमेशा के लिए अपनी करण की जिंदगी से दूर से, कि वरना किसी दिन को हम सब की जिंदगियों को बर्बाद कर देगी। मृत्युंजय रिद्धिमा को अपने सीने से लगाकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कारण को समझा दूंगा कि उसे लड़की से दूर रहे, नहीं तो मैं उसे लड़की को हमेशा के लिए यही अमेरिका में नजर बंद कर जाऊंगा, वह कभी इंडिया नहीं जा पाएगी और ना ही वह कभी किसी से कांटेक्ट कर पाएगी। तुम फिक्र मत करो और हाँ अपना गुस्सा शांत करो और चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मृत्युंजय और करण मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। जब का में मृत्युंजय करण दोनों बैठे थे तब मृत्युंजय करण से कहता है, परी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है और जब तुम जानते हो कि वह कैसी है तो फिर क्यों उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? वह लड़की किसी के प्यार और विश्वास के काबिल नहीं है, इसलिए दूर रहो उससे, अगर नहीं दूर रह सकते हो तो अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लो। जैसे ही करण के कानों में मृत्युंजय की बात पहुंचती है वह एकदम से परेशान हो जाता है और मृत्युंजय की तरफ देखकर कहता है, सर मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, बहुत पहले ही मेरा रिश्ता उसे खत्म हो चुका है। मृत्युंजय करण की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरे सेक्रेटरी होने के साथ साथ मेरे दोस्त भी हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। करण हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देख रहा था तो मृत्युंजय कहता है, तुम्हें पलक याद है? वही पलक जो कॉलेज टाइम में तुमसे प्यार करती थी और तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे मन करने के बाद उसने फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं किया, लेकिन वह आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। करण, उसने आज भी अपनी जिंदगी में किसी को जगह नहीं दी, तुमने उसके प्यार को अट्रैक्शन बोलकर मना कर दिया था, लेकिन इतने सालों बाद आज भी वह सिर्फ तुम्हारे इंतजार में है और पलक से अच्छा जीवन साथी तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। मेरी बात को सोचो, उसके बाद कोई फैसला लो। पलक जैसी लॉयल लड़की चाहिए या परी जैसी जो न जाने कितने लोगों के साथ क्या कुछ ना कर सके? और पलक स्कूल टाइम कॉलेज टाइम सब में सिर्फ तुम्हारी रही और आज भी वह सिर्फ तुम्हारी है। अक्षय अनिका की तरफ देखकर कहता है, मैंने आज आपके पति को देखा, सच में आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आपको उनके साथ टाइम बिताने के लिए 1 महीने की छुट्टी दी जाए, तो आप 1 महीने की छुट्टी पर जा रही है। अक्षय के करीब आकर उसके दिल के पास अपनी उंगलियों को गोल गोल घुमाकर कहती है, आपको क्या लगता है अक्षय कि जब आपका मन किया आपने हमें अपने करीब कर लिया और जब आपका मन किया आपने हमें खुद से दूर कर दिया और हमेशा होने देंगे? सॉरी टू से मिस्टर राजपूत, इस बार हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा और हमारा मन नहीं है छुट्टी लेने का तो हम यही रहेंगे। और एक बात, हमने अपने पति से बात कर ली है, अब यह 1 महीना हम आपके साथ बिताएंगे। हमने अपने पति को बोल दिया है कि हम अपने बॉस के साथ ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए तौर पर जा रहे हैं, तब 1 महीना हम आपके साथ रहेंगे।
अक्षय अनिका से 2 कदम दूर है कर कहता है, तुम जानती हो निका, मेरी शादी हो चुकी है। भले ही मैं शादी को नहीं मानता, भले ही मैं उसे लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानता, लेकिन ये सच भी बदल नहीं जा सकता है कि तुम्हारी शादी किसी और से और मेरी शादी किसी और से हो चुकी है। अब हम दोनों को ही अपनी माँ और मर्यादा का ख्याल रखना है, तो हम अब एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतना दूर रहेंगे। अनिका अक्षय के कोट को अपने दोनों हाथों में भरकर उसे अपने करीब खींचकर उसकी नाक से अपनी नाक को रगड़कर कहती है, अब हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते, हमें आपके साथ रहना है। अगर आप हमें अपने आप से दूर करेंगे ना, हम इस दुनिया से दूर चले जाएंगे, लेकिन आपसे दूर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और वह अक्षय के लोगों पर अपनी लव रख देती है। अक्षय को हैरान रह जाता है अनिका की हरकत से। वह एक झटके में अनिका को दूर करके कहता है, प्लीज अनिका, पत्नी है आप किसी और की और हम किसी और की पत्नी को छूने का पाप बिल्कुल नहीं कर सकते। अक्षय, हम तलाक दे देंगे अपने पति को, हमें नहीं रहना उनके साथ, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, ये बात हमें देर से समझ आई है, लेकिन हम आपके सिवा अब किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकते, प्लीज हमें अपना लीजिए। अक्षय अनिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर कहता है, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं यानिका, लेकिन आप हम दोनों दो अलग अलग इंसानों के साथ रिश्ते में बन चुके हैं। भले ही मैं माया से कितनी भी नफरत करूं, लेकिन आपको मेरी पत्नी है और आप भी अब किसी और की पत्नी हो। हम दोनों ऐसे रिश्तों में बन चुके हैं जहां से हम चाह कर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। अनिका, हमें समझने की कोशिश कीजिए, हम राजपूत हैं और राजपूत अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार शादी करता है। अनिका की आंखों में अक्षय की बात सुनकर एक चमक थी, एक गर्व था, लेकिन अभी वह अक्षय को परेशान करना चाहती थी, इसीलिए वह फिर अक्षय के करीब आकर रहती है। तो हम कब कह रहे हैं कि आप उसे छोड़कर हमसे शादी कर लीजिए, हम दोनों एक साथ रहते हैं ना, किसी को नहीं पता चलेगा हमारे बारे में, आप कहोगे ना तो हमेशा हम इस घर में कैद होकर रह जाएंगे, लेकिन हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अक्षय अनिका का हाथ पकड़ कर कहता है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? जब हम आपके करीब आना चाहते थे, आपके साथ रहना चाहते थे, आपसे रिश्ता रखना चाहते थे, तब आप हमें खुद से दूर कर रही थी। आज सच में हम दोनों दूर हो चुके हैं, तो आप हमसे रिश्ता रखना चाहती हैं। हम ऐसा रिश्ता नहीं रख सकते आपसे जिस रिश्ते के लिए हमारा दिल ही हमें गवारा ना करे। हम आपकी इज्जत करते हैं, उनका आपसे प्यार करते हैं, और हम आपको बदनाम और रुसवा बिल्कुल नहीं कर सकते। हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा, क्या आप ये जॉब छोड़ दें? क्योंकि हम दोनों अब कभी एक नहीं हो सकते, तो हम दोनों के लिए यह बेहतर है, और आप कोई दूसरी जॉब देख ले। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने पति के साथ बताएं। हम जानते हैं कि हम अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखकर आपको ये सब बोल रहे हैं। आपको देखे बिना हमारी सुबह नहीं होती, आपको देखे बिना हमारी रात नहीं होती, फिर भी हम आपको खुद से दूर कर रहे हैं। चली जाए प्लीज, हाथ जोड़कर विनती है आपसे। अक्षय की बात सुनकर अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उसे अपने पति, अपनी मोहब्बत पर बहुत गर्व हो रहा था। आज उसे सच में ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उसे एक कीमती हीरा दे दिया है। जी, हीरे के दिल में इतनी जगह है कि वह अपनी मोहब्बत को भी अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि वह किसी और के साथ रिश्ते में है। जब उसे इंसान को पता चलेगा कि अनिका उसकी बीवी है, तो वह उसे कितनी प्यार, कितनी इज्जत, कितना सम्मान करेगा। अनिका आंखों में आंसू लेकर अपने कदम पीछे लेने लगती है। वहीं अनिका को इस तरह उल्टे पैर लेकर जाता देख अक्षय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता था कि उन दोनों के लिए यही बेहतर है। अनिका उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन अक्षय का दिल जार जार होकर रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। अक्षय अपने आंखों के आंसुओं को साफ करके वापस अपने चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगता है। ऑफिस से निकलने के बाद अनिका जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली होती है, तभी कोई जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अनिका जब हाथ पकड़ने वाले इंसान को देखते हैं तो उसके कदम कांप जाते हैं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि समय राणा था। समय ने अनिका को ढूंढ लिया था। अनिका बिना कुछ कहे गाड़ी में चुपचाप बैठी थी, क्योंकि वह जानती थी अगर वह कुछ भी रहेगी या करेगी, समय इसका उल्टा ही करेगा। समय अनिका को लेकर समुद्र के किनारे आकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ पीट करके कहता है, हमें नहीं पता था अनिका, क्या आप अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ जाएंगे? समय अनिका की तरफ देखकर कहता है, आप कैसे किसी और से शादी कर सकते हैं अनिका, जबकि हम आपसे प्यार करते थे, आप हमसे प्यार करती थी, हम दोनों शादी करने वाले थे, फिर आप कैसे हमसे इतना दूर हो गई कि आप किसी और की दुल्हन बन गई? अनिका समय की तरफ देखकर कहती है, वह पेस्ट की बातें थी समय, और प्रेजेंट यह है कि हम अक्षय राजपूत की पत्नी है। मैसेज आने का, अक्षय राजपूत, आपको पता है एक बार हम आप और अक्षय एक दोहरे पर खड़े थे, जहां हमने आपका साथ मांगा था रब से, और अपने हमें आपका साथ दिया भी। अक्षय ने हमारा इंतजार करना चुना।
आपने क्या किया? एक छोटी सी गलतफहमी के लिए आपने हमें जान से मार डालने की कोशिश की, आपने हमें 5 साल कोमा में पहुंचा दिया, आपने हमारे माँ बाप से उनकी बेटी को छीन लिया। आपकी वजह से हम अपना शहर, अपना घर, अपना परिवार छोड़कर इतनी दूर आए। हमारे माँ बाप डरते हैं आपके नाम से। बताए समय इसमें मोहब्बत कहाँ थी? आपने हमेशा अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी आदत, सब कुछ हम पर अपनी पसंद को थोपना चाहा। जब तक हम रिश्ते में थे आप हमेशा अपनी मर्जी चलाते थे। हर चीज आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए थी, लेकिन हमारे और अक्षय के रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है। वह सब कुछ हमारे हिसाब से करते हैं, हमारे कंफर्ट के हिसाब से करते हैं। जो चीज हमें पसंद नहीं होती वह उसे चीज को नहीं करते। तो खुद डिफरेंट देखिए ना आप अपना और अक्षय का। समय अनिका के करीब आकर कहता है, क्या मैं इतना बुरा था अनिका कि तुम मुझे इस कदर भूल गई कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी एहसास नहीं बचे? अनिका समय के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर रहती है। नहीं है हमारे दिल में आपके लिए कोई एहसास, नहीं है हमारे दिल में आपके लिए प्यार, क्योंकि वह एहसास, वह प्यार सब कुछ अक्षय का हो चुका है। हम अक्षय के हो चुके हैं। समय का उम्र के लिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम जानते हैं आपकी जिंदगी में जो भी लड़की आएगी वह इस दुनिया की खुशनसीब लड़की होगी, लेकिन आपको खुद को समझना होगा, आपको अपने व्यवहार को बदलना होगा, आपको अपनी सोच को बदलना होगा। समय आप एक अच्छी पत्नी डिजर्व करते हैं, लेकिन वह लड़की भी तो एक अच्छा पति डिजर्व करती है ना। आप जिस साइकोपन से सब कुछ करते हैं, कोई लड़की आपके साथ कैसे रहना चाहेगी? आपको खुद को बदलना होगा। समय अगर कभी भी आपने एक लम्हे के लिए हमसे मोहब्बत की है तो हमसे वादा कीजिए आप खुद को बदलेंगे, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि हमारा भविष्य हो चुका है और हमारा भविष्य हमारे पति, हमारे अक्षय हैं। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि खुद को एक बेहतर इंसान बना दीजिए। फिर देखना आंटी, अंकल जी और आपकी बहन, आपका भाई कितने खुश रहते हैं। और एक बात, हमारे दिल में आपके लिए कोई जज्बात नहीं है, वह सब खत्म हो चुका है। आज हम एक राजपूत की पत्नी है, हम एक सच्ची राजपूतानी है और हमारे लिए हमारे पति से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे, समय अपनी जिंदगी में खुश रहिए और हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दीजिए। अनिका वहां से पलट कर जाने लगती है। समय गहरे समुद्र को देखकर कुछ सोचने लगता है। तभी अनिका पलट कर समय की तरफ देखकर कहती है, एक बात कहे? समय समय फिर घूमकर अनिका की तरफ देखा है। अनिका समय के पास आकर रहती है। जिस दिन आपको सच्ची मोहब्बत होगी ना, आप उनके लिए खुद को बदल दोगे। उनकी आंखों के आंसू आपको अपने दिल में तीर की तरह चुभेंगे। उनके मन की बात आप उनके कहने से पहले समझ जाओगे। और एक बात, आप एक बहुत अच्छे जीवन साथी साबित होंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई बना है, तो शुरुआत कर दीजिए अपनी जिंदगी में। और हाँ, अगली बार हमारी मुलाकात जब होगी ना, हम आपको एक बेहतर इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। क्या आप हमसे दोबारा से दोस्ती करेंगे? वही बचपन वाले अलहड़ दोस्ती, एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करने वाली दोस्ती। अनिका की बात सुनकर समय एक नजर अनिका के हाथ को देखकर फिर अपना हाथ बढ़ाकर हाथ मिला लेता है और अपनी आंखों में आई हुई नमी को ना छापते हुए अनिका की तरफ देखकर कहता है, अगर हमें किसी से मोहब्बत नहीं हुई, तो अगर हम किसी को अपनी पत्नी न बन पाए, तो क्या आप हमारा इंतजार करेंगे? अनिका, हम आपका इंतजार नहीं कर सकते समय, क्योंकि हम किसी की पत्नी हैं और उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर कोई रिश्ता बना तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। और हम जानते हैं आपको आपकी सच्ची खुशी एक न एक दिन जरूर मिलेगी। अनिका वहां से चली जाती है। समय अभी भी उसे समुद्र को देख रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उनका की कही गई हर एक बात समय को अपने दिल पर महसूस हुई थी। क्या समय सच में खुद को बदलेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिका वहां से सीधा टैक्सी पकड़कर वापस राजपूत मेंशन आ जाती है। अनिका को घर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बजे बज गए थे और पूरा परिवार अनिका के लौटने का इंतजार कर रहा था। दादा दादी को सुला दिया गया था। जैसे ही उनका घर के अंदर आती है, सब लोग उस सवाल करने लगते हैं, तो अनिका उनसे कहती है, अक्षय ने हमें जब से निकाल दिया है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि हम उनके आसपास रहे, जिससे वह अपने उसे नाम के रिश्ते से भटक जाए। उन्होंने हमसे कहा कि राजपूत जिंदगी में सिर्फ एक बार शादी करता है। उनकी शादी माया से हो चुकी है। चाहे भले ही माया को अपनी पत्नी कभी ना माने, लेकिन वह दुनिया की नजर में शादीशुदा है और वह हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते, लेकिन वह हमसे मोहब्बत था उम्र करेंगे। समर अनिका के पास आकर कहता है, आप सच कहती हो भाभी सा, हमारे भाई सच में एक नायाब हीरा है। देख लीजिए, अपनी मोहब्बत को अपने सामने से ठुकरा दिया उन्होंने। अनिका अक्षय की जिक्र को सुनकर मुस्कुरा देती है। फिर वह समर की तरफ देखकर कहती है, आप हमारे एक काम करेंगे? समर सबकी तरफ देखा है तो उनका रहती है, आप उन्हें शादी की एल्बम भेज दीजिए पेन ड्राइव से, जिससे उन्हें थोड़ा डाउट हो जाएगा कि उनकी दुल्हन माया नहीं कोई और है। फिर वह उन्हें ढूंढने की कोशिश तो जरूर करेंगे और कोशिश में ही वह हम तक पहुंचेंगे। समर अनिका की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, भाभी एक बात तो है, हमारे भाई को उनकी टक्कर का जीवन साथी मिला है। सब लोग मुस्कुरा देते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उनका भी अपने और अक्षय के कमरे में चली जाती है। कमरे में आने के बाद वह अक्षय की हर एक चीज को छू कर देख रही थी।
अनिका कपड़े चेंज कर कर बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। अनिका ने इस वक्त अक्षय की एक ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। अगर अक्षय उसे इस तरह देख लेना तो वह अपने होश ही खो बैठेगा। अनिका उसे कल अंधेरे को देखकर कहती है, बहुत जल्द आप ही इस कमरे में होंगे अक्षय, और हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब। हम जानते हैं हम आपके साथ खेल खेल रहे हैं, लेकिन क्या करें, अगर यह खेलने खेलने तो हमें आपकी ईमानदारी और लॉयल्टी कैसे पता चलती। आज हमें एक बात का विश्वास तो हो चुका है, इस दुनिया में कोई भी हमें धोखा दे सकता है, लेकिन हमारे पति हमारे अक्षय हमें कभी धोखा नहीं देंगे। हम हमेशा आप पर ट्रस्ट करेंगे अक्षय, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन हम हमेशा आपके साथ होंगे, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि अक्षय अनिका के सिवाय किसी के नहीं हो सकते, ना आज ना कल ना फिर कभी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।